हेलो बच्चों, मैं उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अभी इको की पढ़ाई करेंगे। इको में चैप्टर 4 जो हमने पहले स्टार्ट कर लिया है। चैप्टर 4 बैंकिंग और मौद्रिक नीति, यानी बैंकिंग क्या होती है, बैंक क्या होता है और उसके द्वारा मौद्रिक नीति किस प्रकार से की जाती है, यानी मुद्रा का हम किस प्रकार से काम में लेते हैं, बैंकों में किस प्रकार से रखी जाती है, बैंकों का अर्थ वगैरह पढ़ा हमने। बैंक के कार्य पढ़े। अब बैंक में ज़्यादा कार्य किसके होते हैं? व्यापारियों के द्वारा लेन देन होते हैं, अपनी बचत को हम जमा कराते हैं। ये सब चीज़ें हमने बैंक के माध्यम में पढ़ी, यानी उसका जो कार्य था उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे व्यापारिक बैंक के गौण कार्य, यानी व्यापारिक बैंक के कार्य तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन गौण कार्य क्या होता है उसके यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। व्यापारिक बैंक के गौण कार्य। व्यापारिक बैंक के गौण कार्य निम्न हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है? ग्राहकों के एजेंट के रूप में उपयोगी सेवाएं प्रदान करना। यानी बैंक हमारा क्या काम करता है? जो ग्राहक होते हैं, यानी जो जैसे हम लोग हैं ग्राहक है, तो हम क्या करेंगे? अपनी जो भी उपयोगी वस्तु, जैसे हमें चीज़ वस्तु कुछ चाहिए तो उसका एजेंट कौन है? बैंक है। वो किस प्रकार से होगा? यानी कि हम बैंक के माध्यम से पैसे लेते हैं। व्यापारिक बैंक के बारे में बात कर रही हूँ मैं। बैंक अपने ग्राहकों को विविध सेवाएं देता है। अब बैंक के द्वारा ही हमें सेवाएं मिलती है। वैसे तो हमने कल भी पढ़ाई था। उदाहरण स्वरूप आयातकर्ता निर्यातकर्ता को साख प्रमाण पत्र देती है। कुछ आर्थिक प्रवृत्तियों के लिए गारंटी प्रदान भी करते हैं। कुछ बैंक कर के चलन, बीमा का प्रीमियम भरने इत्यादि की सुविधाएं भी ग्राहकों को देते हैं। ये प्रीमियम वगैरह भी कल हमने पढ़ाया था कि सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट या बचत खाता या कम महीने के महीने, ये सब चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। ये सारी सुविधाएं भी हमें किसके द्वारा मिलती है? बैंकों के द्वारा। ग्राहकों की कीमती वस्तुएं जैसे जेवर, महत्वपूर्ण कागज, डॉक्यूमेंट्स इत्यादि को सुरक्षित रखने के लिए बैंक सेफ डिपॉजिट लॉकर की सुविधा किराए पर अपने ग्राहकों को प्रदान करती है। यानी आजकल क्या है कि घर में कोई चीज़ें रखते हैं, ज्वेलरी वगैरह रहते हैं, सोने चांदी रखते हैं या कोई कीमती कागज रखते हैं और हम इधर उधर चल जाते हैं, तो उसमें हम चले तो जाते हैं, लेकिन पीछे हमें डर क्या रहता है कि हमारी चीज़ें खो नहीं जाए, चोरी नहीं हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि बैंक में जाकर के अपनी चीज़ें सुरक्षित रखते हैं, और बैंक हमारी सुविधा के लिए हमें क्या देते हैं? एक लॉकर देते हैं। जैसे हम किराए के मकानों पे रहते हैं, उसका किराया देते हैं, उसी प्रकार हमको बैंक में भी जब बैंक से हमें सुविधा लेनी हो अपनी चीज़ वस्तुओं के, तो उसके बदले में हमें उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, यानी उनको किराया देना पड़ता है एक तरीके से, ताकि और उसके बाद हमारी चिंता ख़त्म हो जाती है कि हमने अपनी चीज़ वस्तुएं कहाँ रखी। पूरी जिम्मेदारी बैंक की होती है, और वो एक लॉकर के रूप में होती है, यानी एक चाबी उनकी हमारे पास रहती है और एक चाबी लॉकर की बैंक वालों के पास रहती है। जब हम अपनी चाबी वहाँ लगाएंगे तो बैंक वालों को भी वो लगानी होती है, यानी दोनों चाबियाँ जब एक साथ लगती है तभी हम लॉकर को खोल सकते हैं। अत्यंत सूक्ष्म आर्थिक प्रवृत्तियों के लिए निश्चित वर्ग को सूक्ष्म यानी कम ऋण माइक्रो फाइनेंस प्रदान करता है। व्यवसाय में या व्यक्तिगत सौदे में भुगतान के मामले में विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए बैंक ड्राफ्ट अथवा पे ऑर्डर की सुविधा भी प्रदान करता है। जैसे मान लो कि हमारे पास 1000 रुपये बैंक में जमा होते हैं, लेकिन व्यापारियों का क्या होता है कि लेन देन का काम रोज का होता है, तो उसके बदले हम अपनी गारंटी पे, यानी हमारे ऊपर विश्वास करके हमें बैंक 1500 रुपये यानी 500 एक्स्ट्रा भी दे देते हैं, जिससे हम अपना काम निकाल लेते हैं और वो चीज़ वापस हमें उन्हें चुकानी होती है। ये था हमारा पहला पॉइंट, ग्राहकों के एजेंट के रूप में उपयोगी सेवाएं प्रदान करना। एजेंट मतलब दलाल, यानी जो हमारा काम आसानी से करता है। अब सेकंड पॉइंट है परिवर्तनशील समय के साथ आधुनिक सेवाएं प्रदान करना। परिवर्तनशील समय यानी जो समय बदलता रहता है उसके अनुसार भी हमें आवश्यक सेवाएं प्रदान कौन करता है? बैंक करता है।
बैंकों की संकल्पना और कार्य पद्धति समय के साथ लगातार बदलती रहती है। बैंकिंग कार्य में निरंतर नवीनीकरण होता है, यानी नयापन आता रहता है बैंक के कार्यों में भी। आज के समय में चलन या चेक उपयोग के किए बिना एक बैंक खाते में से किसी अन्य बैंक के ग्राहक के खाते में मुद्रा के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के लिए एनईएफटी और आरटीजीएस जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई है। पहले हम क्या करते थे कि पैसे किसी को देने होते तो अगर किसी ने हमको चेक दिया हो तो उसे हम जाकर फिर उसकी मनी हम चेक देते थे बैंक में और पैसे मिलते थे। लेकिन आज नवीनीकरण के कारण क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी हम कुछ ही नहीं करेंगे, बस बैठे बैठे हम अपने जिसको भी हमें पैसे लेने हैं या अपने को हमें देने हैं या लेने हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने अकाउंट में पैसों का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एनईएफटी अर्थात नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र तथा आरटीजीएस अर्थात रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी उसी वक्त हमारा सारा काम सही से हो जाता है। दोनों कॉर बैंकिंग के कारण ही संभव हुआ है, अर्थात सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। इंटरनेट बैंकिंग तथा मोबाइल फ़ोन के बैंकिंग ऐप द्वारा ग्राहक अपने खाते की सभी जानकारी कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन पर भी प्राप्त कर सकता है। अब हमने अगर मान लीजिए किसी को चेक दिया तो हमारे अकाउंट से जो पैसे जा रहे हैं उसकी डिटेल हमारे पास फ़ौरन आ जाती है घर बैठे कंप्यूटर पे। ईमेल आईडी के दो ईमेल पे भी आ जाती है, मेल भी कर देते हैं वो लोग, या फिर हमारे फ़ोनों में मैसेज भी आ जाते हैं। वस्तुओं की खरीदी भी कर सकता है और टिकट भी बुक करवा सकता है। ये सब चीज़ें आज हम घर बैठे ही करा सकते हैं, ऑनलाइन, जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन ख़रीदारी करना, और घर बैठे बैठे ऑनलाइन टिकट वगैरह भी करवा ही लेते हैं। बैंक के डीमेट खाते की सुविधा भी प्रदान करती है। डीमेट खाता अर्थात शेयर डिबेंचर, बॉन्ड, जामीनगिरी इत्यादि को भौतिक स्वरूप में सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक खाता, यानी इलेक्ट्रॉनिक खाते से मतलब है कि खाते के अंदर आजकल ये कंप्यूटराइज जो होता है उसके माध्यम से आपकी सभी चीज़ें सुरक्षित रख दी जाती है। कागज़ में तो क्या होता है कि कागज़ की फ़ाइल बना के रखो, फिर उसको देखने में समय वगैरह लगता था, लेकिन अब हमारा इमीडिएट उसी वक्त आप खड़े खड़े ही सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, जिससे ऐसे खाता धारक अपने शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड आदि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में सुरक्षित कर सके। यह हमने अभी व्यवसायिक बैंक के गौण कार्य पढ़े, जो दो थे, ग्राहक के एजेंट के रूप में उपयोगी सेवा प्रदान करना और दूसरा था परिवर्तनशील समय के साथ, यानी जैसे जैसे समय बदलता है उसके अनुसार सेवाएं प्रदान करना। सेवाएं कौन देगा? बैंक के माध्यम से सेवाएं प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे भारत में व्यापारिक बैंकों का अस्तित्व, यानी भारत में व्यापारिक बैंकों का अस्तित्व किस प्रकार है। भारत में व्यापारिक बैंक सार्वजनिक और निजी मालिकी वाले दिखाई देते हैं। 1991 के आर्थिक परिवर्तनों के बाद निजी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का भी प्रवेश हुआ। भारत में असंगठित मुद्रा बाजार में बैंक जैसा कार्य करती हुई पीढ़ियाँ भी दिखाई देती है, एवं साथ साथ सहकारी बैंक भी अस्तित्व में हैं। परंतु व्यापारिक बैंक की कानूनी परिभाषा के अनुसार बैंकिंग का कार्य करती हुई जो संस्थाएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 1934 की धारा की दूसरी अनुसूची में, यानी दूसरे शेड्यूल में प्रवेश पाई हो या स्थापित हुई हो, उसे शेड्यूल बैंक कहते हैं। शेड्यूल बैंक किसे कहते हैं? 1934 की धारा के बाद दूसरी अनुसूची में, यानी जो बैंकिंग का कार्य करती जो संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की थी, वो 1934 की जब धारा लगी उसके बाद में क्या हुआ, वो या तो प्रवेश में या स्थापित हुई। प्रवेश में आना मतलब जब से चालू हुई हो उसे शेड्यूल बैंक, यानी तब से उनका शेड्यूल स्टार्ट हुआ था, और ये ही सही बैंक है। ऐसी बैंकों में रिजर्व बैंक के सभी नियम तथा कायदे कानून लागू पड़ते हैं। सूचित या फिर शेड्यूल बैंक को ही सूचित बैंक भी कहते हैं।
इसको दो में बांटा गया था, व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंक। फिर जो व्यापारी बैंक था उसमें सार्वजनिक, निजी, भारत में कार्यरत और प्रादेशिक, ये 4 बैंक जो थे उसमें इन्हें डिवाइड किया था। उपरोक्त चार्ट में शेड्यूल बैंकों का वर्गीकरण दिखाया गया है। ये सूचित बैंक जो थे, शेड्यूल बैंक थे, उसका ये चार्ट है। अब है मध्यस्थ बैंक। दुनिया के प्रत्येक देश में एक मध्यस्थ बैंक होती है। मध्यस्थ बैंक कल मैंने बताया था कि जब बैंकों के मध्य जो कार्य किए जाते हैं तो वो उसके बीच में एक मध्यस्थ बैंक होता है, उसके ज़रिए पैसों का लेन देन एक बैंक दूसरे बैंक से करता है। जो देश की तमाम बैंकों के कार्य का संचालन, मूल्यांकन, अंकुश का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त मध्यस्थ बैंक ग्राहकों के अधिकार और हित की देखभाल का कार्य भी करता है। R.P. केंट के शब्दों में मध्यस्थ बैंक किसे कहते हैं? ऐसी संस्था कि जो देश यानी प्रजा के सामान्य हित के लिए अर्थतंत्र में मुद्रा के भंडार का विस्तरण और संकुचन की जिम्मेदारी सौंपी गई हो। इस प्रकार मध्यस्थ बैंक अर्थात देश की सर्वोच्च बैंक, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? मुद्रा बाजार और बैंकिंग क्षेत्र की मदद करना और उस पर नियंत्रण करना और प्रोत्साहन देने तथा देश के आर्थिक हित के लिए मौद्रिक स्थिरता भी बनाए रखने का होता है। समस्त अर्थतंत्र में मुद्रा के आवागमन के अनेक प्रभाव होते हैं जो देश के आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। मौद्रिक व्यवहारों का नियंत्रण तथा मुद्रा के मूल्य की देखरेख और जिम्मेदारी किसकी होती है? मध्यस्थ बैंक की। क्यों होती है? क्योंकि जो भी कार्य किया जाता है, अंकुश लगाया जाता है मुद्रा वगैरह पे, तो वो सारे काम की देखरेख करने की जिम्मेदारी मध्यस्थ बैंक की ही होती है। मध्यस्थ बैंक इस प्रकार के कार्य हेतु मौद्रिक नीतियां बनाता है। संक्षेप में मध्यस्थ बैंक अर्थतंत्र में आर्थिक स्थिरता की जिम्मेदारी का कार्य भी स्वीकार करता है। मध्यस्थ बैंक सरकार को भी मौद्रिक सलाह और सुझाव देने का कार्य भी करता है, क्योंकि इसे संपूर्ण जानकारियाँ भी प्राप्त होती है और कि किस प्रकार से मुद्रा पर नियंत्रण लगा जाए, अंकुश लगा जाए, ये सारी जानकारी इनकी होती है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। भारत की मध्यस्थ बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 1934 की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की धारा के अनुसार RBI की गणना की गई। RBI की स्थापना कब की गई? 1934 की। बैंक ऑफ इंडिया की धारा के अनुसार रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। ये तो क्या हुआ? धारा के अनुसार स्थापना, लेकिन जो एग्जैक्ट स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में हुई। रुपए 5 करोड़ की, यानी इसमें क्या 5 करोड़ की निजी पूंजी निवेश से RBI की स्थापना हुई। जब RBI की स्थापना हुई तब कितने पैसे से शुरुआत की गई थी इसकी? 5 करोड़ रुपयों से। 1 जनवरी 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1 अप्रैल 1935 में तो इसकी स्थापना हुई। इसकी निजी पूंजी 5 करोड़ रुपए लगाई गई और फिर 1949 यानी 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। RBI ये अंडरलाइन और कितनी पूंजी? 5 करोड़। RBI देश की सर्वोच्च बैंक है जो कि समस्त बैंकिंग क्षेत्र के कार्य पर ध्यान रखती है और उसका नियंत्रण भी करती है और साथ साथ भारत की मौद्रिक नीति यानी जो मुद्राएं जो बनती है वो भी रिजर्व बैंक के माध्यम से ही बनती है, यानी रिजर्व बैंक ही उसको बनाता है। अब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य। ये हमने अभी क्या पढ़ा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई और अब इसके क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले RBI की मौद्रिक जवाबदारी यानी RBI के मौद्रिक कार्य, मुद्रा के क्या कार्य होते हैं? चलन मुद्रा निर्गमित करने का कार्य। चलन मुद्रा यानी जो जिस समय जो मुद्रा चल रही है, रुपए 2 और 2 से अधिक रकम की नोटें छापने का कार्य हो
उसे बाजार में भेजने का कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। जबकि चलन में सिक्के और 1 रुपये का कागजी नोट भारत सरकार वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गमित किया जाता है। ये ध्यान रखना है कि 2 रुपये या 2 से अधिक वाला जो नोट होता है वो तो रिजर्व बैंक के द्वारा कार्य किया जाता है, लेकिन जो सिक्के होते हैं वो या फिर 1 रुपये का कागजी नोट वो वित्त मंत्रालय है, यानी जो पैसे का लेखा जोखा करता है उसके द्वारा निर्गमित की जाती है। परंतु सरकार के एजेंट के रूप में आरबीआई उनके वितरण करने की जिम्मेदारी भी निभाता है। निर्गमित तो कौन करता है? वित्त मंत्रालय, लेकिन रिजर्व बैंक क्या है? एक एजेंट है। इसके रूप में वो जिम्मेदारी भी उसी की होती है। सेकंड पॉइंट है सरकार की बैंक के रूप में कार्य। आरबीआई केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की बैंक है और सरकार के एजेंट, मुद्रा के एजेंट तथा मौद्रिक सलाहकार के रूप में काम करते हैं। एजेंट के रूप में भी सरकारी बॉन्ड, सरकारी खाते और चलनी सिक्के इत्यादि का संचालन भी करता है। थर्ड पॉइंट क्या है? बैंकों की बैंक और बैंकों के अंतिम सहायक के रूप में कार्य। आरबीआई भारत की सभी सूचित बैंकों की बैंक तथा नियमनकार है। वह बैंकों के नगद रक्षित कोष का संचालन करता है। व्यापारिक बैंकों के ऋण संबंधी नीति की दिशा भी वही तय करता है, यानी जब ऋण दिया जाएगा तो कितनी उनसे ब्याज वगैरह लिया जाएगा। ब्याज की दर निर्धारित करता है। कोई भी सूचित बैंक की आर्थिक यानी मौद्रिक संकट के समय वह अंतिम सहायता की भूमिका भी निभाता है। और अब हमारा फोर्थ पॉइंट है साख नियमन का कार्य। मौद्रिक नीति के विविध साधनों की मदद से आरबीआई व्यापारिक बैंक की साख सृजन की प्रकृति और मुद्रा की आपूर्ति को भी नियमन करता है। फिफ्थ पॉइंट है विदेशी मुद्रा की देखरेख का कार्य। यदि विनिमय दर कानूनी रूप से स्थिर रखा जाए तो आरबीआई विनिमय दर निश्चित करता है। यदि विदेशी विनिमय दर बाजार में उसकी मांग व पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है तब आरबीआई बाजार में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करके विदेशी विनिमय की तुलना में भारत में रुपए के मूल्यों की देखरेख भी करता है। इस प्रकार आरबीआई भारत के चलन मूल्य तथा अन्य देशों के चलन सापेक्ष देखरेख का काम भी करता है। आरबीआई भारत के विदेशी मुद्रा कोष का संचालन करता है। उसमें भारत में आने वाली विदेशी पूंजी या भारत के बाहर गई विदेशी पूंजी पर भी ध्यान रखता है। हम भी अगर जैसे मान लीजिए भारत के बाहर कहीं जा रहे हैं तो अपनी जो पूंजी होती है, अपने जो रुपए होते हैं, जो चलन मुद्रा होती है उसको एक्सचेंज कराया जाता है, यानी जहां हम जा रहे हैं उसमें येन, टका, डॉलर इसमें उसको कन्वर्ट कराकर उसके बाद ही हम जाते हैं विदेशों में। ये हमने पढ़ा आरबीआई की मौद्रिक जवाबदारी के कार्य। और अब है आरबीआई के गैर मुद्राकीय कार्य। ये जवाबदारी कार्य थे, अब है गैर मुद्राकीय कार्य। पहला पॉइंट है नियमन और देखरेख का कार्य। आरबीआई भारत में समस्त पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार के कार्य की देखरेख और नियमन करता है, जिसमें व्यापारिक बैंकों की शाखाओं का विस्तरण, कार्य करने की पद्धति, बैंकों के अतिरिक्त मौद्रिक संस्था तथा सहकारी बैंकों के कार्य इत्यादि पर विशेष ध्यान देता है। सेकंड पॉइंट है प्रोत्साहन के कार्य। अपने देश में आज भी अनेक लोगों ने बैंक में खाता नहीं खुलवाया। बहुत से लोगों के ऋण यानी लोन की आवश्यकता के लिए असंगठित मुद्रा बाजार पर आधारित होना पड़ता है। यानी जब हम बैंक में खाता नहीं खुलवाएंगे तो हम लोन की सुविधा प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज भी कई लोग क्या है कि खाता नहीं खुलवा रहे और उसकी जगह क्या करते हैं, वो जो बाजार में मुद्रा का लेन देन करता है उनके ज़रिए ही वो अपने पैसों का, यानी चाहे उन्हें ब्याज ज़्यादा देना पड़े उसके अनुसार ही वो काम करते हैं। व्यवसाय में भुगतान चेक के बदले नकद कैश द्वारा करते हैं, जिससे विनिमय की सही जानकारी नहीं हो सकती और उससे मुद्रा का मूल्य और राष्ट्रीय आय सही प्रमाण में जानने की परेशानी भी होती है।
इसमें आरबीआई लोगों में इससे संबंधित जागृति लाने का प्रयत्न करता है। गाँवों में बैंकों की अधिक शाखाएं खुले, ऐसा प्रयास करता है। अधिक लोग संगठित मुद्रा बाजार में आए, उसके लिए भी लगातार प्रयत्नशील रहता है। लोगों के हित के लिए सहकारी बैंकों को भी प्रोत्साहन प्रदान करता है। अब थर्ड पॉइंट हमारा है समावेशित विकास के लिए कार्य। भारत में आर्थिक भिन्नता तथा ग्रामीण शहरी भिन्नता अधिक होने के कारण जब मौद्रिक अथवा आर्थिक परिवर्तन आते हैं, तब प्रत्येक प्रकार के लोगों में और इकाइयों में ऐसे परिवर्तनों का लाभ मिलना भी ज़रूरी है। अब जो ग्रामीण लोग हैं, तो शहरी लोग तो क्या है कि हर चीज़ की जानकारी रखते हैं, लेकिन ग्रामीण लोगों को इनकी जानकारी नहीं होती, यानी भिन्नता बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। जबकि इनमें जो भी परिवर्तन आते हैं तो इनकी जानकारी, चाहे वो ग्रामीण में गाँव में रहने वाले लोग हो या शहर में रहने वाले लोग हो, सभी को समान रूप से इसके जो परिवर्तन जो होते हैं उसका लाभ मिलना ज़रूरी है। आरबीआई इसके लिए बैंकिंग क्षेत्रों में लगातार प्रयत्न करती रहती है, यानी ऐसा नहीं है कि शहरी लोगों को ही वो प्रयत्नशील रहती है कि अच्छे उनमें जो भी बदलाव हो रहा है तो उसका लाभ मिले। वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बराबर प्रयत्न करती रहती है ताकि उनके ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार विकास हो, यानी लाभ की प्राप्ति हो। ऋण के लिए अग्रिमता वाले क्षेत्रों में जैसे कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, स्वरोजगार, परंपरागत उद्योग इत्यादि के लिए ऋण की व्यवस्था उत्पन्न करती है। यानी ये जो किसान वगैरह है या जो घरेलू जो खुद उद्योग चलाते हैं, छोटे हैं, स्वरोजगार अपना रोजगार जो चलाते हैं, या परंपरागत जो पुराना चलता आ रहा है, इसके लिए क्या किया जाता है, बैंकों के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र में है उन्हें जब लोन दिया जाता है तो लोन के बदले में उनसे कम ऋण यानी ब्याज की दर कम ली जाती है ताकि उनका अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके ग्रामीण क्षेत्रीय लोगों का, और वो अपने जो भी उनका व्यवसाय है उसमें और आगे परिवर्तन यानी बदलाव करके लाभ कमा सके। इसके लिए वो क्या करते हैं, उन्हें ऋण की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाते हैं। कौन करवाते हैं? आरबीआई बैंक। लोगों में बैंकिंग और मुद्रा व्यवसाय के बारे में जानकारी और जागृति बढ़े, इसके लिए प्रचार भी करते हैं। अब लोगों को किसके, ग्रामीण लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती, उसके लिए वो क्या करते हैं कि प्रचार करते हैं, यानी अनाउंसमेंट करवा के या फिर मोबाइलों पे मैसेज दे के ये उनको अवगत भी कराते हैं, यानी जानकारी दे के उनमें जागृति भी लाते हैं। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जन धन योजना का संचालन भी आरबीआई करता है। बैंक के ग्राहकों के हित और अधिकारों की देखभाल का काम करता है। बैंकिंग प्रवृत्तियों में सुधार तथा संशोधन को वेगवान यानी गतिमान बनाने के लिए, आगे की ओर बढ़ाने के लिए आरबीआई प्रत्येक प्रकार के मौद्रिक आंकड़े तथा निशांतों के लेख अपनी वेबसाइट पर रखते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क प्राप्त हो सकती है। यानी उन्होंने आरबीआई बैंक वाले क्या करते हैं, आरबीआई बैंक की अपनी जो भी वेबसाइट है, उनके आरबीआई जो बैंक वेबसाइट है उस पर संपूर्ण जानकारियाँ डाल देते हैं ताकि लोगों को उसमें पैसे भी नहीं लगाने पड़ते और घर बैठे वो उनकी संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। यानी कुल मिला के कि रिजर्व बैंक हमारा ऐसा बैंक है जिसके द्वारा हमें संपूर्ण सुविधाएं प्राप्त होती है और हमें उसके द्वारा सुविधाएं प्राप्त भी करनी चाहिए। आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ भी लिया, व्यापारिक बैंक के कार्य भी पढ़ लिए, भारत में व्यापारिक बैंक का अस्तित्व, फिर रिजर्व बैंक पढ़ा, रिजर्व बैंक के जवाबदारी कार्य और गैर मुद्रा के कार्य पढ़े, और आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू करेंगे कल। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।